हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नो क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं भू राजस्व प्रबंध के आरंभिक प्रयोग यानी कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, जो अंग्रेज़ों ने भारत से पैसे के लिए बंदोबस्त यहाँ पे लागू किए थे। तो 1757 में बंगाल पर अधिकार जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों द्वारा जो स्थापित प्रशासन था उसको बरकरार रखा। इसका उपयोग उन्होंने अपने लिए अधिक से अधिक धन उगाने के लिए किया था। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों की लोलुपता और भ्रष्टाचार और प्रशासन में उनके लगातार हस्तक्षेप के कारण मामला बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया था और 1769 से 1770 में अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण ये बन गया था। तो इसमें बंगाल की जो 1/3 जनता थी वो अकाल से ग्रास हो गई थी। 1772 में राजस्व के ठेके जो फार्मिंग सिस्टम था उसके नाम से एक नई व्यवस्था पहले लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत सरकार ठेके पर भू राजस्व का जिम्मा देती थी लोगों को, व्यक्तियों को। जो ठेकेदार सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे एक जिले या प्रखंड से कुछ समय के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार उसको दिया जाता था। निश्चित रूप से ये ठेकेदार, उन दिनों इन्हें फार्मर भी कहा जाता था, अपने ठेके की अवधि में अधिक से अधिक लगान वसूलने की कोशिश करते थे और इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं था कि लोग कंगाल हो जाएं, उन्हें खाना मिले ना मिले, उनका उत्पादन हो ना हो। ठीक है। तो उन्हें केवल मुनाफा कमाने से मतलब था क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोली लगाई है, पैसा खर्चा है। तो इस व्यवस्था के कारण शोषण और अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाद में कुछ ठेकेदारों ने ये महसूस किया कि उन्होंने बोली ज़्यादा बढ़ा कर लगा दी और इस शोषण और अत्याचार के बावजूद वे इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पा रहे हैं। इस व्यवस्था के परिणति भ्रष्टाचार हुई। जैसा कि आज भी सरकारी ठेकों में होता है, सरकारी कर्मचारी अपने दोस्तों और चहेतों को आसान दर पर ठेका दिलवा देते हैं और कर्मचारी नाम से बेनामी ठेका ले लेते हैं। तो इससे सरकार को घाटा होता है। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और पुनः संगठित करने के लिए भारत भेजा गया था ब्रिटिश से। तो बंगाल में क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया बंगाल द्वारा। तो कॉर्नवालिस ने भारत आकर महसूस किया कि जो वर्तमान व्यवस्था है देश को वो बहुत ज़्यादा दरिद्र बना रही है और यहाँ कृषि जो है वो पतन की तरफ आ रहा है। तो इसके अलावा इसका उत्पादन इतना कम था कि ये कंपनी की ज़रूरतों को पूरा कर ही नहीं सकता था। तो कंपनी कृषि से बृहद और नियमित अधिशेष की आशा करती थी और कॉर्नवालिस ने ये भी महसूस किया कि कंपनी भारत से जिन वस्तुओं को यूरोप बाज़ारों में बेचने के लिए लेके जा रही है उनके उत्पादन में भी कमी आएगी। और मसलन रेशम हो गया, सूती हो गया, तो ये सब क्योंकि ये कृषि पे आधारित थे। जब कृषि ही नहीं होगी तो हस्तशिल्प उद्योग कहाँ से होगा। इसीलिए तो लंदन में जो बैठे अधिकारी थे और कॉर्नवालिस थे, उन्होंने ये महसूस किया कि कराधान की अनियमितता और व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार भी और शोषण दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो अब भू कर को स्थायी तौर पर निर्धारित कर दिया। पहले तो राजस्व ठेके पर दे रखा था, अब स्थायी तौर पर निर्धारित कर दिया। सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी कर नहीं बढ़ाएगी। तो इस आश्वासन से कई प्रकार के परिणाम की आशा की गई। ये भ्रष्टाचार को कम करेगा, पदाधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से करारोपण पर रोक लगाएगा। जो पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं सरकारी, वो भी अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा करके हड़पते हैं ना पैसे, उस तरीके से। तो इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य अतिरिक्त मांग नहीं करेगा। मान लो अगर उत्पादन भी ज़्यादा होता है किसान का, तो जितना उसने तय किया है कर उसको उतना ही देना है, ज़्यादा वो नहीं देगा। इसके अलावा इससे भूस्वामी पर भूमि की उपज बढ़ाने के लिए धन निवेशित करेगा। मतलब सरकार क्या बोली है कि भाई अगर आपका उत्पादन नहीं हो रहा है तो हम पैसा भी लगाएंगे ताकि आप उत्पादन कर सको, क्योंकि मुनाफे का पूरा हिस्सा उनका होता। ठीक है। तो इससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी और सरकार को भी नियमित रूप से कर भी मिलता रहेगा। तो कॉर्नवालिस का ये मानना था कि भूमि कर स्थायी होने के बावजूद सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और वाणिज्य पर भी कभी भी कर नहीं बढ़ा सकती थी। वस्तुतः भूमि कर
का निर्धारण भी काफ़ी अधिक दर पर किया गया था। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा था कि वो क्या ही बढ़ाएगी आगे। तो भूमि कर की कुल रकम 2,65,00,000 रुपये तक तय की गई। उसके बाद देखते हैं ज़मींदारों के साथ बंदोबस्त। तो इस प्रकार हमने देखा कि भू राजस्व जो है स्थायी तौर पर निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये था कि ये वसूला किसके ज़रिए जाएगा। तो ये ज़मींदारों के ज़रिए बदला जाएगा, मतलब वसूला जाएगा। तो बंगाल के नवाब जो थे वो ज़मींदारों के मार्फत कर वसूला करते थे। तो इन ज़मींदारों के अधिकार में काफ़ी बड़ा इलाका होता था, कभी कभी पूरा जिला भी इनके नियंत्रण में आ जाता था। तो उनके पास अपनी सेवाएं होती थी और उन्हें राजा कहा जाता था। ठीक है, उनके पास अपनी सेनाएं होती थी, उन्हें राजा कहा जाता था। पर कुछ ऐसे छोटे इलाके भी थे जहाँ से लगान की वसूली सीधे किसी बड़े ज़मींदार के माध्यम से की जाती थी। खेती का काम किसान करते थे और वे प्रत्येक उपमंडल या जो परागण होता है उसमें निर्धारित स्थायी प्रथागत दर से कर का भुगतान ज़मींदार को करते थे। जो शोषक ज़मींदार थे वो नियमित भू राजस्व दरों के अतिरिक्त भी कर लिया करते थे, जो शोषण कर रहे थे अभी भी वो। तो इस प्रकार के कर को अबवाब कहा जाता था। 1790 तक ब्रिटिश शासन ने इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ ज़मींदार बरकरार रखा गया, कुछ ज़मींदारों को कुछ का स्थान ठेकेदारों या पदाधिकारियों ने ले लिया। तो पुरानी प्रथागत दरों को नज़रअंदाज कर दिया गया और राजस्व बढ़ाने के लिए सभी तरीके के गैर कानूनी कार्य किए गए। कॉर्नवालिस के आगमन के पूर्व पूर्णतः अव्यवस्था का माहौल था। नया गवर्नर जनरल ब्रिटेन के भूमिपति कुलीन वर्ग का सदस्य था, यानी कि जो नया गवर्नर जनरल था वो ब्रिटेन के भूमिपति कुलीन वर्ग का ही सदस्य था। तो वह ज़मींदारों को ज़मीन की मिल्कियत देने के पक्ष में था। तो उसके दिमाग में अंग्रेज़ भूमिपतियों का चित्र था जिन्होंने खेतों को विकसित किया था, और इसके अतिरिक्त राजस्व निर्धारण के लिए सरकार के पास अन्य किसी वर्ग के साथ बंदोबस्त करना क्योंकि कठिन था। इस स्थिति को समझने के लिए उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर के कुल 40 से 50 लाख किसान परिवार खेती में कार्यरत थे, और उनसे सीधे तौर पर कर वसूली के लिए उन्हें खेतों का पूरा ब्यौरा तैयार करना पड़ता था। उस आधार पर कर का निर्धारण करना पड़ता था। इसके लिए कई वर्ष लगाने पड़ते थे और काफ़ी संख्या में कर्मचारी की भी नियुक्ति करनी पड़ती थी। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। स्पष्ट रूप से कुछ बड़े ज़मींदारों से राजस्व वसूलना और ज़्यादा सरल हो गया था, और बिहार तथा बंगाल में यही व्यवस्था 1793 में स्थायी बंदोबस्त के तहत की गई थी। तो सभी खेतीहर इलाके विभिन्न जिम्मेदारियों में बंट गए थे। ज़मींदारों को एक निर्धारित कर की अदायगी करनी होती थी। जब तक वह अपना कार्य कुशलता से संपन्न करता रहता था तब तक वह अपनी ज़मींदारी का मालिक होता था, और इससे बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था और हस्तांतरित भी कर सकता था। तो कालक्रम के उसके वंशज ज़मींदारी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करते थे। पर अगर ज़मींदार निर्धारित कर अदा करने में असफल रहता था तो सरकार उसकी ज़मींदारी को दखल कर देती थी और उसे नीलाम कर देती थी। इस प्रकार सभी अधिकार नए मालिक को मिल जाते थे। इसमें खेतीहरों की स्थिति, तो खेती का काम लाखों किसान किया करते थे जो ज़मींदार के काश्तकार मात्र रह गए हैं। कॉर्नवालिस ने यह निर्णय भी जारी किया कि ज़मींदार किसानों से लिखित समझौता पट्टा करेंगे। इसमें किसानों द्वारा दिए जाने वाले राजस्व का हवाला होगा कि उन्हें कितना राजस्व देना है। उनका विश्वास था कि इससे किसानों पर होने वाला जो शोषण है उसमें कमी आ जाएगी, और व्यवहारिक तौर पर किसी किसान को पट्टा नहीं दिया जाएगा, और किसान पूर्वतः ज़मींदारों की दया पर आश्रित थे। ये स्थिति आकस्मिक नहीं थी। जैसा स्थायी बंदोबस्त में कर निर्धारण बहुत ज़्यादा दर पे पहले से किया गया था। ये निर्धारण बहुत ज़्यादा था और इससे शोषण को बढ़ावा मिला था। एक जानकार पदाधिकारी जॉन शोर के अनुसार यदि किसी भूमि से 100 रुपये का अनाज पैदा होता है तो उसमें से 45 रुपये सरकारी खजाने में और 15 रुपये ज़मींदार के पास चले जाते थे। तो किसान के पास रहता था 40 रुपये। तो इस प्रकार की भारी रकम दमनात्मक तरीके से ही वसूली जा सकती थी। ये था स्थायी बंदोबस्त।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव और फिर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड BHIC 134 से रिलेटेड कोई और टॉपिक आपको जानना हो किसी के बारे में तो कमेंट करें। थैंक यू।